1735 कर लीजिए सर, 1735 कर लीजिए प्लीज जरा उसको। अच्छा, अब ठीक है। राइट राइट। अब देखिए इसमें क्या पोजीशन है। बताइए क्या है इसमें। सर मरकरी सन की दशा है तो 2/12 में है वो एक दूसरे से। मरकरी सन का पीरियड चल रहा है एंड 2/12 दैट में इज है। अप टू 16 मार्च। तो मरकरी सन की जो पोजीशन है 2/12। वेरी गुड। और बताइए। वीनस एक्सॉल्टेड है सर। वीनस एक्सॉल्टेड है और वो योग बनता है मालव्य महापुरुष योग। मालव्य महापुरुष। और सन और वीनस का डिस्टेंस बहुत है। यहाँ देखिए सन इज 12 डिग्री एंड वीनस इज 28। तो आपस में काफी डिस्टेंस है, तो कंबस्ट नहीं है। मंगल नीच का है। मंगल कहाँ है? मंगल इस नीच का। अब मंगल का देखिए कि डेबिलिटेशन कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा। मंगल का जो डेबिलिटेशन यहाँ पर कैंसिल होता है नहीं होता। सर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा सर। सर जुपिटर अपने हाउस को देख रहा है, सैटर्न अपने हाउस को देख नहीं, रहा पहले मंगल का डेबिलिटेशन देख लेते हैं। है। सर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। प्लैनेट इन डेबिलिटेशन एंड इट्स साइन डिस्पोजिटर are in quadrant either from the ascendant or from the moon। एक जो पहली कंडीशन यही थी उसके अंदर, the planet in debilitation and its sign dispositor both are in quadrant either from the ascendant or from the moon। है या नहीं है? ओके, मून से हो रहा है सर। मून से दोनों ascendant में है, तो इसलिए नीच भंग हो रहा है मार्स का। हाँ जी। सर कैन यू रिपीट नीच भंग क्यों हो रहा है मार्स का? उसमें 4 कंडीशंस होती हैं नीच भंग होने में। तो उसमें पहली कंडीशन ये थी कि प्लैनेट इन डेबिलिटेशन एंड इट्स साइन डिस्पोजिटर, मतलब मार्स और इसका जो साइन डिस्पोजिटर मून है, वो अगर दोनों के दोनों या तो लग्न से केंद्र में होने चाहिए या मून से केंद्र में होने चाहिए। तो मून से दोनों केंद्र में हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो मार्स का जो डेबिलिटेशन है वो कैंसिल हो रहा है। And let us see Dashans also in case we want to see from profession point of view। दशांश में क्या पोजीशन है मरकरी सन की? पहले तो जो सर इसमें भी 2/12 में है। हाँ, सन एंड मरकरी आपस में 2/12 है। और दूसरा यह है कि जहां तक प्रोफेशन का सवाल है, असेंडेंट की क्या पोजीशन है यहाँ पर? लग्नेश 4th हाउस में बैठा है। लग्नेश इज इन द 4th हाउस से गुड पोजीशन। दूसरा जो सन है, सन यहाँ पर प्लेस्ड है, उपाच्य स्थान में है, तो सन का प्लेसमेंट भी ठीक है। बट ये सन और मरकरी जो 2 प्लैनेट हैं, ये एक दूसरे से 2/12 पोजीशन में है। सर लेकिन सन के साथ अगर मार्स और केतु हैं वो हाँ, वो इतना मैटर नहीं करेंगे इसमें, जो है वो इतना मैटर नहीं करते एक्चुअली में, क्योंकि हम वी आर कंसर्न ओनली विद दीज प्लैनेट्स। तो सन जो है यहाँ पर कोई ना मरकरी है ना सन है, या लॉर्ड ऑफ 10th हाउस सैटर्न है, उसके साथ भी इन दोनों में से कोई प्लैनेट नहीं है। राइट। तो हम कहेंगे कि इतना ज्यादा कोई ऐसा इंपॉर्टेंट प्लैनेट नहीं है इनके साथ में जो है। सर अब उसका सन को देख रहा है, उच्च का हाँ जी,
एग्जॉल्टेड जुपिटर सन को हाँ, तो वो सन ठीक है, वैसे उपाज्य स्थान में भी है, जुपिटर भी देख रहा है, तो सन इज ओके, सन इज फाइन एक्चुअली। तो नेचुरली यू गेट ए गुड पोजीशन इन द स्टेटस। अब वर्षफल देखते हैं इस साल का कैसा रहेगा। अंकल, इस दशांश चार्ट में एक क्वेश्चन था कि जी। अगर मर्क्यूरी सन की दशा चल रही है, मर्क्यूरी इज इन द 12th हाउस इन द दशांश, इससे कोई इंटरप्रिटेशन होगा क्या, इसकी नहीं, सिग्निफिकेंस? उसमें हमने ये कहा था कि जो प्लैनेट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोफेशन, सबसे पहले तो प्लैनेट जो 10th हाउस में प्लेस्ड होते हैं, हाँ जी, पहला। दूसरा, लॉर्ड ऑफ 10th हाउस सैटर्न। तीसरा, प्लैनेट एस्पेक्टिंग द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस। तो यहाँ कोई प्लैनेट एस्पेक्ट नहीं करना सैटर्न को जो है, बट वीनस इज देयर, सो वीनस बिकम्स इंपॉर्टेंट, एंड ऑल प्लैनेट्स प्लेस्ड इन दिस क्वाड्रेंट हाउसेस। तो नेचुरली सैटर्न इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वीनस इंपॉर्टेंट है, और कोई प्लैनेट, ये दो प्लैनेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सैटर्न और वीनस एक्चुअली। एंड देन आल्सो ऑफ कोर्स सन एंड जुपिटर बिकॉज़ इट्स दशांश। सन एंड जुपिटर का तो स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिकली हमने कहा कि लग्न स्ट्रांग होना चाहिए और सन स्ट्रांग होना चाहिए, जब भी आपको लाइफ में हाई स्टेटस मिलता है प्रोफेशन में जो। तो इसमें हम कहेंगे कि लग्न भी ठीक है और सन की पोजीशन भी ठीक है, तो इट मींस यू गेट ए गुड स्टेटस इन द प्रोफेशन। नाउ लेट अस सी वर्षफल, बिकॉज़ वी वांट टू सी। अगर ट्रांजिट का जुपिटर दशांश के 10th हाउस के ऊपर है, इज इट गुड? मतलब ये इट्स ए गुड एक्चुअली, इट्स नॉट बैड, इट्स ए गुड पोजीशन एक्चुअली। कोई ट्रांजिट भी हम देखते ही हैं, और यहाँ भी जो सैटर्न भी ट्रांजिट कर रहा है वो भी अच्छी जगह ट्रांजिट कर रहा है। ओके, तो दोनों ही अच्छे हैं। राइट Sir, we see transit in divisional charts also. हाँ, डेफिनेटली, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, या वी सी ट्रांजिट इन डिविजनल आल्सो। लेट अस सी, एक पहले उसका वर्षफल का देखते हैं। ये देखिए, 27 मार्च 78 का बर्थ है, और ये जो ईयर शुरू हुआ है अभी 27 मार्च 21 को, और टाइम इसका ये है 1759 पर शुरू हुआ है। तो लेट अस सी द पोजीशन इन दिस हॉरोस्कोप। पहली चीज, मुंथा कहाँ पर है? मुंथा इज इन द 8th हाउस। मुंथा इज इन द 8th हाउस। सेकेंडली, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, लॉर्ड ऑफ द ईयर। लॉर्ड ऑफ द ईयर क्या है इसमें? मार्स। एंड दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट कि लॉर्ड ऑफ द ईयर क्या है। तो मार्स की क्या पोजीशन है यहाँ पर? सर 9th हाउस में है, पर राहु केतु एक्सिस पे। हाँ, मार्स जो है इज इन द 9th हाउस, बट इट इज एन एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर। राइट, इट इज एन एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर आल्सो। तो जो लॉर्ड ऑफ द ईयर है, इट इज प्लेस्ड इन द 9th हाउस। और ये कहा कि जो भी एक्टिविटीज होती हैं, बिकॉज कहते हैं कि जितना भी जो उस साल का जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं, दे हैव इन्फ्लुएंस ऑफ द लॉर्ड ऑफ ईयर। तो मार्स का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस रहेगा, राइट। एंड मार्स इज द लॉर्ड ऑफ विच हाउसेस? 8th हाउस है और 3rd हाउस है। 8th हाउस है और 3rd हाउस है, और ये यहाँ पर भाग्य स्थान में प्लेस्ड है, और इसका जुपिटर का एस्पेक्ट भी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? So what does it mean actually? सर कोई हेल्थ इशू आएगा तो वो कंट्रोल हो पहले जाएगा? तो ये है कि दिस इज द हाउस ऑफ इनिशिएटिव। यू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, you do a lot of new work, you can say. You do very hard work, and this is the house of struggles also. It's not a house of health actually, but naturally problems and hurdles in the, जो भी आप काम करेंगे, मेहनत आप बहुत करेंगे उस साल, और उसमें hurdles भी आएंगे काफी जो है। बट क्योंकि ये मंगल 9th हाउस में प्लेस्ड है और जुपिटर उसको देख रहा है, तो नेचुरली रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे, रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे। बट मुंथा का प्लेसमेंट ठीक नहीं है। मुंथा इज इन द 8th हाउस, और ये हमने देखा था कि जिस हाउस में मुंथा प्लेस्ड होती है वो हाउस एक्टिवेट हो जाता है। तो नेचुरली ये जो हाउस एक्टिवेट हो गया, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स हैं वो थोड़ी बढ़ेंगी। मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसमें काफी जो है आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और इससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है पुण्य सहम। पुण्य सहम इज लाइक ए फॉर्च्यून, कि पुण्य सहम की क्या पोजीशन है, तो वो भी देखते हैं।
ये यहाँ पर सहम कैलकुलेट है और पुण्य सहम किस हाउस में है? 12th साइन में है, 12th साइन में, एंड 12th साइन की पोजीशन यहाँ पर है और उसका लॉर्ड क्या है? Jupiter. And Jupiter is very well placed. Yes. Jupiter is very well placed in the 5th house. तो हम कहेंगे कि जो भाग्य है वो साथ देगा पूरा का पूरा जो है। पुण्य सहम का अर्थ यही होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, ये इंडिकेट भी ये कर रहा है कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, नई नई चीजें की शुरुआत होगी, नए नए इनिशिएटिव होंगे, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स भी आएंगी, लेकिन ये वर्षेष जो है 9th हाउस में प्लेस्ड है, अच्छी जगह प्लेस्ड है, और इसमें जो पुण्य सहम है उसका भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, तो नेचुरली सक्सेस मिलनी चाहिए इस साल जो है। सर तो इसमें अगर जुपिटर पे सैटर्न और राहु का एस्पेक्ट है तो वो उससे कोई फर्क पड़ेगा? उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज पुण्य सहम है ये बेसिकली। दिस इज दैट पुण्य सहम। तो यहाँ भी तो सन और वीनस है, इट्स पॉजिटिव एस्पेक्ट, यहाँ कोई नेगेटिव नहीं है। तो इसका प्लेसमेंट ट्राइन हाउस में जब कोई प्लैनेट प्लेस हो जाता है तो इट बिकम्स वेरी स्ट्रांग एक्चुअली। तो वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा, बट डेफिनेटली हाँ, मतलब काम भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम भी काफी आएंगी, क्योंकि मुंथा बाई चांस 8th हाउस में प्लेस्ड है, जो कि ठीक नहीं है, तो इट इंडिकेट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आल्सो। बट ये जुपिटर डेप्लीटेटेड भी हो रहा है ना? हाँ, डेप्लीटेटेड है, बट इसका केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में है, तो इट्स नॉट ए बैड पोजीशन एक्चुअली। ओके, या अनिल जी, पुण्य सहम बर्थ चार्ट में भी अच्छा होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, वो देखेंगे अभी। हाँ, बट हमें पुण्य सहम हमने बर्थ चार्ट का कैलकुलेट नहीं किया हुआ यहाँ पर। ये जो पुण्य सहम है वो इस साल का है। हाँ, तो वो हमें चार्ट में कैलकुलेट करके देखना होगा। हाँ, कैलकुलेट करना पड़ेगा उसका, जब पता लगेगा हमें। तो नेचुरली यदि उधर ठीक होगा तभी यहाँ पे भी अच्छा माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, दैट हैज टू बी स्ट्रांग इन द बर्थ चार्ट आल्सो। वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ही है। तो उसमें जो भी फॉर्मूला है, सन माइनस मून माइनस असेंडेंट, जो भी है, उस फॉर्मूले को निकाल के हम बर्थ चार्ट का भी निकाल सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता है क्या? नहीं, उसमें नहीं होगा। इसमें तो उस साल के सहम है ना, बर्थ का सहम तो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है कि लोग बर्थ चार्ट भी देखने लगे। सर इसमें जो ये खराब वाले हैं, जैसे डिजीज सहम या प्रिजनर सहम, इनके लॉर्ड्स अगर स्ट्रांग हुए तो नेचुरली वो फिर नुकसान करेंगे उस साल। हाँ, बट नाउ एट द यंग एज वी आर नॉट कंसर्न विद ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली। डिसीज है, मैरिज है, बच्चे हैं, तो उससे ज्यादा कंसर्न नहीं है। बट इफ यू वांट टू सी एनी पर्टिकुलर एस्पेक्ट इन दैट ईयर, दैट यू कैन सी। और किसी का भी एक और देख लेते हैं। बताइए किसका देखना है? अंजलि, आप बता रहे थे कुछ? हाँ जी सर, लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस हुआ था वो, तो उनका एनुअल भी देख लेते हैं। दशा वगैरह खराब चल रही है थोड़ी सी, राहु सैटर्न की। बताइए किसका है? समीर। हाँ जी सर। 2020 अगस्त 08 1972। 72? हाँ जी सर। और इवनिंग 6:30 न्यू दिल्ली। ये बर्थ चार्ट है? हाँ जी सर। और राहु सैटर्न का पीरियड चल रहा है ऑलरेडी। राइट सर। नेचुरली इट्स अ बैड पीरियड। राइट। तो ऐसे में सर हम एनुअल वाला चार्ट देखेंगे या देखेंगे ही नहीं? बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिस डज नॉट इंडिकेट ए गुड पीरियड एक्चुअली। और राहु सैटर्न नॉर्मली काफी खराब पीरियड होता है एक्चुअली। राइट। तो देख लो, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता इसमें, देखिए। ठीक है अंकल, राहु सैटर्न में टिपिकली क्या इंडिकेशंस आते हैं? You get problem in all aspect of life actually. वैसे भी जो 2 मैलेफिक की दशा होती है उसमें से सबसे खराब है, सैटर्न राहु हो या राहु सैटर्न हो। यहाँ पर देखिए, So year lord is Saturn. Year lord is Saturn. And that is Saturn again, is in 6th house. Again it has an aspect of Rahu. Right. और 6th हाउस में इसका प्लेसमेंट भी है। और मून जो है वो
काफी एफ्लिक्टेड भी हो जाता है उस केस में जो है सैटर्न के साथ सर। या। और पुण्य सैम एक बार देखते हैं। मुंथा इसमें जुपिटर के साथ जुपिटर के साथ है 7th हाँ। हाउस में। एक मिनट, ये फॉर्चून का है, दिस इज द 11th साइन, 11th यहाँ पर है ये। तो इसका लॉर्ड भी अपने से 12th में चला गया, 6th हाउस में चला गया, राइट और राइट। मुंथा का लॉर्ड भी 6th हाउस में चला गया। तो दोनों ये इंडिकेट करते हैं कि किसी एंगल से ठीक नहीं है। ओके सर। दोनों अंकल के उपाच्य स्थान भी तो हुआ 6th हाउस। नहीं, उपाचे तो हुआ, बट यहाँ पर हम उपाचे वगैरह इतना मैटर नहीं करता। यहाँ जो मैटर कर रहा है वो 6th हाउस है, एंड विच इज इंडिकेटेड आल्सो बाय द लग्ना चार्ट। तो इस तरह से दोनों ही जो है वो 6th हाउस में चले जाते हैं, तो नेचुरली इट्स नॉट वेरी गुड एक्चुअली। तो वैसे सैटर्न इज इन इट्स ओन साइन, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, 6th हाउस में राहु का एस्पेक्ट है उसके ऊपर, और कोई वो सैटर्न खराब हो गया, बेनिफिट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है उसके ऊपर, किसी भी बेनिफिट का। राइट सर। सर एक और देख लीजिए। एक तो अंकल इस केस में इनको अगर कोई उपाय हो, मतलब टू रिड्यूस द इंटेंसिटी, तो सैटर्न का उपाय करें या राहु का करें? राहु इज मोर इम्पोर्टेंट, राहु का उपाय ज्यादा करना चाहिए। सैटर्न तो वैसे भी लॉर्ड ऑफ लग्ना है। हाँ। तो राहु का उपाय जितना ज्यादा करेंगे उतना फायदा होगा। सर कर तो रहे हैं, वैसे भैरव मंदिर भी जा रहे हैं, सूजी का बस हलवा वगैरह भी दान कर रहे हैं। तो वही करते रहेंगे तो उसका फायदा होगा। सर वरुण सर जगन्नाथोरा में तो सर ये सहम मुंथा कुछ भी कैलकुलेट नहीं करके दिया हुआ, सब किया हुआ है। सहम विदित ने बताया ना, मुंथा नहीं है, मुंथा तो है नहीं, मुंथा भी है। विदित ने मुंथा ही है। तो बताया कि सब कुछ है एक्चुअली उसमें। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। अच्छा, नहीं, यू कैन आस्क विदित, एक्चुअली ही सेज कि सब कुछ है उसमें, देखा हुआ है। बस एक ईयर लॉर्ड नहीं दिखा, बाकी ये चीजें हैं। हाँ, मैं वो भी ग्रुप पे होगा। स्क्रीनशॉट लेके भेज दूं। 24 हाँ बताइए, कौन क्या कह रहे हैं? 24 अगस्त 1987 दोपहर के 2 बजे 14 आवर्स। वरुण नाम है, वरुण, दिल्ली। दिल्ली। अंकल ये वाला सॉफ्टवेयर एक्सेस करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, कैसे पेमेंट करके? मैं आपको यही बताना चाहती थी, मैंने अभी यही सॉफ्टवेयर 1000 रुपीज दे के लिया, 1 मंथ के लिए मिल जाता है। 1 मंथ का है ना वो? हाँ, पर सर 1 मंथ में चेक करके स्क्रीनशॉट्स वगैरह तो ले ही सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। हाँ, वो कर सकते हैं। तो ये है जया जी 24 अगस्त 87, और इसको ये प्लैनेट है। जी। अच्छा, क्या देखना है इसका? वर्षफल। नहीं, पहले मतलब विच एस्पेक्ट? शादी मैरिज का जो है, मैरिज में यहाँ मून एंड जुपिटर का पीरियड चल रहा है जी, और उसके बाद मून और सैटर्न का पीरियड आएगा जी। तो यहाँ क्या इंडिकेशन है शादी के लिए, क्या कहेंगे आप? तो जुपिटर 4th हाउस के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, तो वो हो सकती भी है। जुपिटर इसको 7th हाउस के लॉर्ड को देख रहा है 4th हाउस में बैठ के, तो हो सकती है। और ये हो सकती है को देख रहा है सर। हाँ, और सैटर्न 7th हाउस देख रहा है सर, 7th हाउस को देख रहा है, ट्रांजिट वाला सैटर्न सर 9th हाउस को। हाँ, ये 9th हाउस का शादी से क्या रिलेशन है? सैटर्न वैसे इसमें 7th हाउस को देख रहा है, और सैटर्न की दशा आएगी मून और सैटर्न के पीरियड में, बट तब जुपिटर आ जाएगा। देखिए, शादी के लिए जब हम बात करेंगे 2-3 प्लैनेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो 7th हाउस का लॉर्ड, और जुपिटर तो है ही इम्पोर्टेंट है,
और शादी के लिए मन के ऊपर प्रेशर, मतलब डिसाइड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ मैं अब शादी करने वाला हूँ या मुझे शादी करनी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हम कोई लड़के लड़कियां देखते हैं और देखते रहते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते। और डिसीजन हम जब लेते हैं जब सैटर्न का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे माइंड के ऊपर। सैटर्न जो है हमारे माइंड को प्रेशर डालता है, देन वी आर एबल टू मेक ए डिसीजन। तो उन एंगल से हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि शादी वगैरह के मामले में सैटर्न का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सैटर्न जैसे ही हमारे माइंड के ऊपर प्रेशर डालता है, देन वी कैन मेक अप अ माइंड और वी कैन टेक ए डिसीजन अबाउट मैरिज। तो यहाँ पर जो प्लैनेट की पोजीशन है कि अभी तो मून और जुपिटर का पीरियड चल रहा है। जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ पर हो रहा है इस हाउस में, और सैटर्न का ट्रांजिट यहाँ पर हो रहा है, ये पोजीशन है, राइट। और यहाँ पर अगर आप देखो कि अप्रैल में सैटर्न यहाँ पर आएगा, अप्रैल 22 में, ठीक है। जुपिटर विल कम हियर, जुपिटर विल कम हियर, जुपिटर विल कम हियर। तो जब सैटर्न यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर मून भी सामने है इसके, 7th हाउस का लॉर्ड भी सामने है। हाँ जी। और जुपिटर तो इट हैज कम इन ए वंडरफुल पोजीशन देन, क्योंकि लग्न को भी एस्पेक्ट कर रहा है तो 9th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है जी। तो मुझे लगता है कि उस टाइम जब ये ट्रांजिट होगा अप्रैल नेक्स्ट ईयर में, देन ही विल मेक अप द माइंड टू गेट मैरिड। एक्चुअली उससे पहले नहीं करेगा इसमें जो है, क्योंकि ना तो अभी सैटर्न का कोई रोल है, सैटर्न हमारे माइंड को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है इसमें जो है, ट्रांजिट में जो है जी। और जैसे ही सैटर्न यहाँ पर आया तो 7th हाउस का लॉर्ड को भी और मून को भी और बाई चांस जुपिटर का भी जो ट्रांजिट है बहुत अच्छा हो गया, तो उस टाइम होने की जो है पॉसिबिलिटी होती है। अब उसमें देखते हैं वर्सफल में कि जो इतने प्लैनेट्स एक साथ 10th हाउस में आ गए तो ही वुड बी गुड इन प्रोफेशन, ये कह सकते हैं। आप देखिए कि इस सन के साथ है, कोई कंबस तो नहीं है इनमें से कोई भी। अच्छा, मार्स है, सन डिग्री देखिए इन सब की जो है, मार्स तो है ही, मार्स, वीनस। सन की डिग्री कितनी है? वीनस, मर्क्यूरी, सारे कंबस दिख रहे हैं यहाँ पे। सन की डिग्री 6 है, वीनस भी, मार्स की मर्क्यूरी 7 है, जुपिटर तो अलग साइन में है। और कौन सा? वीनस, वीनस वीनस, मार्स, मर्क्यूरी, टोटल कंबस्ट है सारे प्लैनेट। ओके, दैट इज द प्रॉब्लम कि मार्स भी कंबस्ट है, वीनस भी कंबस्ट है और मरकरी भी कंबस्ट है, तो सारे प्लैनेट बहुत कंबस्ट हो गए, तो अच्छे नहीं हुए और उल्टा खराब हो गए एक्चुअली में जो है। जया जी क्या करते हैं ये? है तो अभी ठीक है, इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर, प्लस इसने यूएस से एमएस और एमबीए किया हुआ है और ये अभी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में एम्प्लॉयड है, तो मेहनत तो खैर बहुत करता है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जो ये तो कंबस्ट हो गए, अगर अच्छे प्लैनेट होते और यहाँ 9th और 10th का एसोसिएशन धर्म कर्माधिपति, हाँ, बहुत स्ट्रांग है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी है, धर्म कर्माधिपति की बात कर रहे थे, वो भी है यहाँ पर, तो योग अच्छे हैं, बट ये जो प्लैनेट इतने कंबस्ट होने के कारण जो है ये प्रॉब्लम है, उतना जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, धर्म कर्माधिपति योग का उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। स्टेबिलिटी भी नहीं रहेगी। लॉर्ड तो पूरा बेनिफिट से एसोसिएटेड हो गया ना, जुपिटर का भी एस्पेक्ट है और वीनस, मरकरी, मून भी है इधर। किसके ऊपर? लग्न लॉर्ड मार्स 10th में बैठ के। हाँ, बट मार्स की पोजीशन क्या है ना, देखो ना यहाँ पर। अच्छा, कंबस्ट की वजह से इट्स अ प्रॉब्लम। हाँ, इट्स टोटल कंबस्ट। ओके। वीनस इज आल्सो कंबस्ट, बिल्कुल डिग्री बिल्कुल पास है, ऐसा भी नहीं कि 3-4 डिग्री का डिफरेंस हो, बिल्कुल साथ है सब प्लैनेट की डिग्री जो है। सर अगर कंबस्ट प्लैनेट अपने साइन में हो तो कुछ स्ट्रेंथ मिल जाती है उसको? वीक हो जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं वो, बहुत वीक हो जाते हैं। तो इतने अच्छे प्लैनेट जो आप कह रहे हैं कि सन, मून, लग्न, तीनों के साथ तीनों बेनिफिट का एसोसिएशन है। ये आप ये देखिए ना ब्यूटी हॉरोस्कोप की, कि तीनों के साथ, लग्न के साथ भी, सन के साथ भी, मून के साथ भी, तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। तो अगर नॉर्मल केस में अगर ये कंबस्ट नहीं होते तो पोजीशन कुछ और होती, और धर्म कर्माधिपति योग भी है। सर चंद्रादि योग रहेगा नहीं? हाँ, क्यों नहीं बनेगा, इसका और इसका दोनों का लॉर्ड इकट्ठे हैं, सन मून। नहीं, चंद्रादि, मैंने कहा चंद्रादि क्यों नहीं बनेगा, चंद्रादि भी बन रहा है, सूर्यादि भी बन रहा है, लग्नादि भी बन रहा है। This is really a beautiful position of planet, but just because they are very combust, all the planets.
तो सर ही कैन वेयर कोरल अपना लग्न बढ़ाने के लिए पावर। जो कंबस्ट प्लैनेट होता है उसका हम नॉर्मली नहीं पहनते हैं, क्योंकि कंबस्ट प्लैनेट काफी वीक हो जाता है, वो मतलब नेगेटिव की तरह एक्ट करने लगता है कभी कभी जो है। पहनना है तो ये मून का पहने, मोती पहना दें सर। हाँ वो बेटर रहेगा। मून की दशा भी चल रही है, 9th हाउस का लॉर्ड है, 10th हाउस में प्लेस्ड है, तो इट इज अ रियली बेनिफिक प्लैनेट। तो जुपिटर भी कंबस्ट होता है अगर सन के बहुत क्लोज हो? नेचुरली कोई भी हो, आजकल यही तो चल रहा था। अभी पिछले 15 दिसंबर से कहाँ शादियां हो रही हैं अप्रैल के एंड तक, क्योंकि आइदर जुपिटर वाज कंबस्ट और वीनस वाज कंबस्ट, तो इसलिए कोई शादी वादी नहीं हो पा रही थी इसीलिए। तो सर किसी के हॉरोस्कोप में अगर ऐसा हो तो मेन प्लैनेट ही अगर कंबस्ट हो गया, सर अगर किसी के हॉरोस्कोप में अगर जुपिटर ही कंबस्ट हो गया तो व्हाट शुड वी इन्फर कि वीक पोजीशन, उसका भाग्य कहाँ साथ देगा उसका, फिर लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएंगी। कोई उपाय भी नहीं है ना सर? उपाय तो फिर जुपिटर की शांति करते रहिए, जुपिटर के लिए जो भी पूजा पाठ। इस वाले हॉरोस्कोप की बात कर रही हूँ, इस वाले हॉरोस्कोप। तो इसमें अब यही है कि एक तो मंगल का उपाय करिए, वीनस का उपाय करेंगे, दो का तो करना ही पड़ेगा जी, क्योंकि ये लग्न का लॉर्ड है और ये वीनस है एक्चुअली में 7th हाउस का लॉर्ड है, मैरिज के लॉर्ड है जी। इसीलिए वो माइंड भी मेकअप नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये जो बेसिकली जो लग्न का लॉर्ड भी कंबस्ट हो गया और 7th हाउस का लॉर्ड भी कंबस्ट हो गया। जी जी जी। तो मुझे लग रहा है कि जैसे ही जब शनि यहाँ पर आएगा उस टाइम ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आपके माइंड पर प्रेशर पड़ता है, देन यू आर इन अ पोजीशन टू मेक अप योर माइंड एक्चुअली। ओके। और जुपिटर की पोजीशन भी काफी फेवरेबल हो जाएगी, तो उस टाइम जो है वो एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बनती है। जी। लेट अस सी दैट। Can I ask one question on this Lagna chart? जी। कि इसमें ये तो सब माइनस साइंस है, मीनिंग इन फ्रॉम अ हाउस पर्सपेक्टिव दे आर मूविंग हाउसेस, करेक्ट? All these planets. They are moving to the 9th house. 9th house is also good. It's a good house. हाँ जी, तो अब इसका हम जो इंटरप्रिटेशन, हाँ, even if they give the result of 9th house, so there is no problem. This is also a very good house. एक ही बात है, 9th house और better हो जाता है। Yeah. बट सिर्फ ये अंकल जैसे राहु मूव्स टू द 4th हाउस, करेक्ट, तो 4th हाउस के रिजल्ट देगा ना कि 5th हाउस 4th हाउस पे मूव कर रहा है। हाँ करेक्ट, सो इट्स गोना इंपैक्ट डोमेस्टिक एंड नॉट चिल्ड्रन एज मच एज डोमेस्टिक, करेक्ट? करेक्ट। बट इसमें ब्यूटी यही है कि इसमें तीनों लग्न भी, चंद्र भी और सूर्य भी, तीनों के साथ तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। वन ऑफ द वंडरफुल हॉरोस्कोप जो कि स्टडी के लिए रियली एक बहुत अच्छा हॉरोस्कोप है। बट ये भी बन रहा है दोनों, हाँ जी, धर्म कर्माधिपति योग जी। अंकल इसमें अगर सूर्य देवता का उपाय करें, बिकॉज सन इज मेकिंग एवरीवन कंबस्ट, तो वो इसकी सिग्निफिकेंस क्या हो? कैन यू थिंक अबाउट इट लाइक दैट टू से सन का फायदा नहीं हो रहा, एनर्जी तो इन प्लैनेट की लूज हो रही है, स्ट्रेंथ। सन तो जैसा है वो तो है ही है, बट इन प्लैनेट की जो स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, इनकी शांति करनी पड़ेगी। That is more important. Got it. Otherwise, it's really wonderful horoscope. अगर ये combust नहीं होते तीनों planet, then the position would have been entirely different actually. अच्छा, वर्ड्स वो देख रहे थे। राहु भी जो है 5th में है, प्रोजिनी में भी दिक्कत रहेगी इनके। Not necessarily. 4th के रिजल्ट्स दे रहे हैं ना वो 4th हाउस के दे रहा है वैसे भी, और ऐसा कोई रीजन नहीं है कि राहु प्रोजेनी में नहीं देता। बेसिकली ये जो हमारा 5th हाउस में होता है तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करता है। काफी सारी हॉरोस्कोप मैंने ऐसी देखी हैं सर जिनका 5th में राहु बैठा हुआ है और कभी भी प्रोजेनी में मतलब अच्छे रिजल्ट आए नहीं है। मेरे पास भी मतलब काफी और एफ्लिक्टेड होगा, हो सकता है, बट सिंपल अगर राहु बैठा हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम देगा, अनलेस एंड अनटिल की और भी चीजें ना हो। एफ्लिक्टेड वर्स पोजीशन है राहु की, ये सबसे खराब मानी जाती है। हाँ, इट्स नॉट अ गुड पोजीशन 5th हाउस में, डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड पोजीशन। बट इट्स एक्चुअली गोइंग टू द 4th हाउस अंकल, अभी हमने बात की ना राहु 4th हाउस के रिजल्ट देगा ना, तो वैसे भी 4th हाउस में चला जा रहा है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे भी। और वीनस और सन का कॉम्बिनेशन है सर, तो शादी में तो वैसे डिले होना ही है काफी ज्यादा, और आगे शादी भी कंबस्ट है ना, कंबस्ट है, डिले तो हो ही रहा है ना, आप देख ही रहे हो ना।
और मार्स इसके अंदर एनर्जी और डाल रहा है। मार्स इसके अंदर जो है ना, इस मार्स क्या एनर्जी डालेगा? दोनों ही वीक हैं एक्चुअली, मतलब कोई किसी में एनर्जी नहीं डाल रहा। नहीं, नेगेटिविटी ज्यादा डालेगा ना सर। मार्स की भी सन के साथ अच्छी पोजीशन नहीं हुई। वही तो कह रहा हूँ, दोनों ही इतने मतलब नेगेटिव हो गए हैं कि फायदा नहीं कर रहे एक दूसरे का। नेगेटिव हो गए। अगर ये वीनस मार्स अगर पॉजिटिव होते हैं तो वन डज वेरी वेल। उसको छोड़ दो अगर आप सेंसुअल प्लेजर की बात मत करो, बट इट बिकम्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। यू आर वेरी सक्सेसफुल इन बिजनेस एट दैट टाइम। ये है वर्षफल। लॉर्ड ऑफ द ईयर क्या है? सन। सन है सर, लग्न में अपने हाउस में है सर। और ये जो वर्ष शुरू होगा इनका अगस्त से शुरू हो रहा है, 24 अगस्त से। और कहाँ सन है? सन इज रियली वेरी वेल प्लेस्ड इन द लग्न। सन यहाँ पर इज आल्सो वेरी गुड सर। हाँ जी, ओन हाउस। मुंथा इज आल्सो गुड सर। मुंथा है सेकंड हाउस में और उसका लॉर्ड लग्न में है सन के साथ। लॉर्ड लग्न में, तो वेरी गुड सर। अब इस केस में भी हम कंपास चेक करेंगे क्या? हाँ जी सर, इन केसेस में भी मतलब एनुअल वाले चार्ट में भी कंबस्ट चेक करेंगे? कंबस्ट इतना मैटर नहीं करेगा, बट नेचुरली क्योंकि ये तो बेसिकली ट्रांजिट चार्ट ही तो है। कोई अगर कंबस्ट है तो हम उसको देख भी सकते हैं, और इससे देख भी सकते हैं यहाँ पर कि सन कितना 6 है और मार्स 21 है तो नहीं है। नहीं है सर, मरकरी भी नहीं है सर। मरकरी भी नहीं है, कोई नहीं है। तो ये जो एक तो सन जो वर्षेस है लग्न में है, पहली चीज इट्स अ वेरी गुड पोजीशन। मुंथा इज वेरी गुड क्योंकि इसका सेकंड हाउस है और इसका लॉर्ड जो है वो लग्न में चला गया, राइट। और 7th हाउस को भी देखेंगे, दैट इज आल्सो वेल प्लेस्ड एट दिस टाइम। 7th हाउस जो है, तो ये सब एक पुण्य से हम और देख लेते हैं, दैट विल गिव मोर इनसाइट एक्चुअली। सर, जब जुपिटर 7th हाउस में आता है तो वो मैरिज की ब्लेसिंग्स देता है इवन इन एनुअल चार्ट? नहीं, एनुअल चार्ट में वो सब चीजें नहीं मैटर करेंगी इतनी। ये पाइसेस में है सर, 8th हाउस में है। 8th हाउस में है और उसका लॉर्ड जुपिटर जो है वो 7th हाउस में है। 8th हाउस में है। 8th हाउस भी और जुपिटर बेसिकली इसका जो लॉर्ड है लग्न को देख ही रहा है, तो इतना वीक नहीं है, इतना ठीक है इसका मतलब। तो वही इंडिकेशन है कि क्योंकि वर्सेस की पोजीशन बहुत अच्छी है, मुंथा की पोजीशन बहुत अच्छी है, सारे हाउसेस ठीक हैं। ये सिर्फ यही है कि ये 8th हाउस का लॉर्ड है वर्सेस, तो 8th हाउस में कुछ प्रॉब्लम का इंडिकेशन हो सकता है, वो एक अलग बात है। बट ये 9th हाउस का भी लॉर्ड है, सॉरी 5th हाउस का भी है। तो 5th हाउस का लॉर्ड इन द 7th हाउस, तो वो भी कुछ मैरिज के बारे में इंडिकेट करता है। तो वही लग रहा है कि अगस्त से शुरू हो रहा है, 24 अगस्त के बाद। तो मुझे भी जो मतलब लग्न चार्ट से भी यही लगा कि अप्रैल के बाद जी, और उस टाइम जो मैरिज की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग बनती है। सर, इसमें मैरिज का भी सहम होता है ना कोई? हाँ, मैरिज का भी सहम देख लो। हाँ, वो ये तो है, मैरिज का तो होता ही है। कौन सा है देखिए? सर लिखा तो कोई नहीं है। नहीं होता है। अच्छा, स्क्रॉल करके देख। ये रहा एरीज में, सक्सेस के नीचे है एरीज। कहाँ था? ये है सर, ये रहा एरीज में देख लो, तो 9th हाउस में आ गया ना यहाँ पर। जी जी जी। और इसका लॉर्ड लग्न में चला गया। जी जी जी। तो स्ट्रेट और 7th हाउस को भी देख रहे हैं लगन लॉर्ड। बिल्कुल, हाँ, तो क्लियर इंडिकेशन है ये इसमें जो है। ओके। कि शादी का इंडिकेशन इस साल जो है उसमें हो जाना, मतलब उसके नेक्स्ट बर्थडे से पहले हो जाएगी। सर वही जो आप बोल रहे थे, अप्रैल 22 लिखा है, 30 हाँ, 22। तो वही इंडिकेशन है एक्चुअली। इसमें योग नहीं देखेंगे? नहीं, वर्चुअल में योग वोग ज्यादा उड़े। प्लैनेट की पोजीशन हम देख लेते हैं, योग तो हम देख चुके हैं इसमें। तो बेसिकली जस्ट ट्रांजिट के रिजल्ट हैं, तो उसमें योग वगैरह नहीं देखते इतना। योग तो बस यही काम करते हैं और कहीं नहीं करते, ना डिविजनल चार्ट में ना इसमें भी। और देखने भी है तो इसमें ताजिक योग देखिए। इच्छाल योग। हाँ, तो ताजिक योग इम्पोर्टेंट है, ना कि ये वाले योग इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मुहूर्त हम शुरू करते हैं। और
जब हम मुहूर्त की बात करते हैं तो जैसा पंचांग को हम रेफर करते हैं, और पंचांग का अर्थ होता है 5 एलिमेंट्स। जब भी हम पंचांग की बात करते हैं तो पंचांग मीन्स 5 एलिमेंट्स। और ये 5 एलिमेंट्स क्या है? तिथि, वार, नक्षत्र, योग एंड करण। तो किसी भी पंचांग को आप उठाकर देखेंगे तो उसमें डेली की पोजीशन लिखी होती है इन पांचों चीजों की। जो है तिथि कब शुरू हो रही है, कौन सी तिथि है, कौन सा पक्ष है, कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, कौन सा वार है वो तो सिंपल है, कौन सा नक्षत्र है उसका क्या टाइम है, कौन सा योग है और कौन सा करण है। So what we try to do, we try to find out the best combination of these 5 elements, and that is the muhurat for that purpose. So we will try to study all these things and various other factors that we take into consideration for finding out the muhurat actually. तो सबसे पहले we will start with the तिथि। तिथि हम लोगों ने किया था पहले भी मेरे ख्याल में in the first course, and तिथि here refers to the तिथि of the lunar calendar, and we have said that calendars दो टाइप के हम लोग यूज करते हैं, एक सोलर कैलेंडर होता है, एक लूनर कैलेंडर होता है। सोलर कैलेंडर का मतलब ये होता है कि जब सन एरीज साइन में एंटर करता है या 0 डिग्री ऑफ द जोडियक एंटर करता है तो एक नए साल की शुरुआत हो जाती है। और हमने देखा था कि सन जो है एक साइन में करीब 1 महीने के टाइम में रहता है, कभी 30 दिन लगते हैं, कभी 31 डेज लगते हैं। तो 1 महीने के बाद वो साइन चेंज कर लेता है। और 12 राशियां हमारी 12 ही मंथ भी हैं, तो इसलिए ये जो सोलर कैलेंडर है इट बेसिकली कोइंसाइड्स विद द इंग्लिश कैलेंडर। और जब हम सोलर कैलेंडर की भी बात करते हैं तो हम लोगों ने, अगर आपको थोड़ा सा जस्ट मैं रिवाइज करूंगा आपको, कि जब हम लोगों ने जोडियक को स्टडी किया था और देखा था कि जो अर्थ है उसके 3 मोशन होते हैं। One is rotating on its own axis. Secondly, it is revolving around the sun. And thirdly, it is tilted, its axis is tilted from the vertical at an angle of 23.5 degree. So ये जो, let me show you the figure. So this was the vernal equinox, was the 0 degree of the zodiac, this one. And this is the autumnal equinox. This is 21st of March. This is 21st of September. This was the summer solstice, 90 degree of the zodiac. इसको हम 21st of June कहते हैं. And this is winter solstice, which is 270 degree of the zodiac. And this is 21st of December. And what we said that because of the third motion of the earth, this point is not a fixed point. This is moving backward at the rate of 56 seconds per year. 56 seconds per year. And this phenomenon of moving of this equinoxes backward at the rate of 56 seconds per year is known as the precession of equinoxes, and we call it the ayanansh in Hindi. So that is the word we use, ayanansh. And now what we do in our Vedic astrology, we don't consider the movement of this point actually, but whereas in the Western astrology, they consider the movement of this point also, or you can say ayanansh also. So now that's why there are 2 schools of thought. One who consider zodiac as a fixed zodiac, and second is the Western astrologer, those who consider zodiac as a moving zodiac actually. So isme, that's why we have 2 longitude. One is the Nerian longitude, which is based on the fixed zodiac system, and one is the Saiyan longitude, which is based on the moving zodiac system. और जो भी हम लोग पंचांग से प्लैनेट के लॉन्गिट्यूड देखते हैं तो उसमें देखा होगा आपने, ऊपर लिखा होता है कि नेरियन लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लैनेट. इट मींस वी आर नॉट कंसीडरिंग द मूवमेंट ऑफ दिस पॉइंट. और वैसे भी जब हम देखते हैं कि मैगजीन में या पेपर में प्रेडिक्शन हम देखते हैं साइन वाइज, तो कहीं आप देखते हैं कि Aries is 15th April to 15th of May, and somewhere it is written that Aries is from 23rd of March to 23rd of April. So this difference is only because of that, because in today's time or today's date, ayanansh is about 23 degree. So this Western astrologer, this point has gone back by 23 degree.
So that's why there's a difference of 23 days, because sun moves at the rate of 1 degree per day. So in the case of our system or Vedic system or the Narayan system, sun enters Aries sign on 15th of April, whereas as per the science system or the Western system, sun enters Aries sign on around 23rd of March. So that is why this difference in the date. One is based on the Indian system, one is based on the moving zodiac system or the Western zodiac system. The Indian system is known as a Narayan system, whereas the other system is known as a science system. Now that's why we have two calendars also. If you see any Panchang, it's written Vikrami year is such and such, and Saka year is such and such. So Vikrami year is basically the calendar which is based on the fixed zodiac system, in which the sun enters the Aries sign on 15th of April. Whereas Saka calendar is based on the moving zodiac system, where the sun enters Aries sign on 23rd of March. And nowadays, the Vikrami year is 2078. So this is about 58 years ahead than the English calendar. And the Saka year is 1943, which is behind English calendar by about 78 years. So this is the difference between these two calendars. Now I told you that solar calendar is based exactly on the movement of sun in the zodiac. So we have, as soon as the sun enters the Aries sign, the first month is Vaishak, then Jaish, then Ashad, then Shravan. All these months are there that we know actually. Now when we talk of lunar calendar is based on the which position? Anybody having any idea, or everybody has forgotten? No. Is based on the relative movement of sun and moon. Is based on the relative movement of sun and moon. How the sun and moon move actually. Let us say sun and moon, they are together. Let's presume that sun and moon, they are in a particular position and they're moving together. Now, both planets are moving in the zodiac, but with a different speed. What is the speed of moon? Moon किस speed से move करता है? Moon moves at the speed 13 to 15 degree per day. 13 to 15 degree per day. And it takes 2.25 days to cross a sign. It takes 2.25 days to cross a sign. Whereas the sun moves at the rate of 1 degree per day. Sun moves at the rate of 1 degree per day. So let's say both have together in a particular position. Let's say they are together and both are started moving in the zodiac. So how much time the moon will take to come back to the same position? It takes 2.25 days to cross a sign. So how many days it will take to come back to the same position? कितने दिन में 29 30 सवा 2 दिन को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? एक साइन में सवा 2 दिन रहता है, 12 साइन है 27 सिंपल। और ये हमने बहुत बार देखा था कि एक नक्षत्र में एक दिन रहता है और 27 नक्षत्र हैं, तो 27 डेज के बाद जो है इट कम्स बैक टू द सेम पोजीशन। एंड दिस इज नॉट एग्जैक्टली 27 बट दिस इज 27.32 डेज, 27.32 डेज। अब मून तो वापस आ गया एंड व्हाट हैपेंड टू द सन? सन भी तो मूव कर रहा है। सो बाय द टाइम मून कम्स बैक, sun also moves ahead by 27 degree. Sun moves ahead by 27 degree. Now, if you moon want to catch the sun, or they want to be together, or they want to be in the same position, moon will have to move further. And it takes about 2 days more to again, so that sun and moon, they are in the same position, they are together. So this is basically the duration of lunar month. When sun and moon, they are in a particular position, and when they again come back to the same position, that is the duration of lunar month. So we have seen 27.32, it comes back here, and it further takes about 2 days to be in the same position as it was here actually, when sun and moon again are together. So exactly the duration of lunar month is 29.5306 days, or broadly you can say it is
29.5 days, 29.5 दिन का जो एक लूनर मंथ होता है। और अभी आपने देखा कि जो इंग्लिश ईयर होता है वो 30 या 31, इंग्लिश मंथ होगा 30 या 31 दिन का होगा, सोलर मंथ भी 30 या 31 दिन का होगा। और जो प्रॉब्लम है लूनर मंथ के साथ, दिस इज ओनली ऑफ 29.5 days. And lunar month starts from Purnima, full moon day, from full moon day to another full moon day. That is basically the duration of the lunar month. So it starts from the full moon day. Full moon day means what? When sun and moon, they are opposite to each other. They are at a distance of 180 degrees. So that is the time of start of the lunar month. And when they again come back to the same position, when they are again at 180 degrees apart, that is this period is the duration of one lunar month. And this is basically 29.5306 days. Now this duration we divide into two parts actually. We have the new moon, sorry, full moon, then we have new moon, that is Amavasya, then again we have the full moon. So what we have done, we divided from full moon to the new moon, Purnima to Amavasya, we call it a Krishna Paksh, and Amavasya to Purnima, when the size of the moon is increasing, it is known as a Shukla Paksh. So ये दो में तो divide कर दिया. Now we have the Tithi or the dates, 15 dates in the each Paksh. We have 15 dates in the each Paksh. And how we divide this time into 15? कैसे करते हैं? Some moon changes the nakshatra. आप सब लोग बोले. Here the distance between sun and moon is 180 degrees. Here the distance is 0 degree. So how much is the relative movement of sun and moon during this period? What is the relative movement of sun and moon during this period? Here distance is 180 degree. Here the distance is 0 degree. So 180. 180 degree simple. A relative movement from this period to this period is 180 degree. Similarly, from this to this is 180. Here it was 0 and here it has become 180. So this 180 we have to divide it into 15 parts, 180. So what we do, if we divide 180 by 15, how much you get? 12. You get 12 degree. It means whenever there is a variation between the relative movement of sun and moon by 12 degree, that is the end of one date or one tithi actually. For example, sun and moon are 180 degree. When the distance becomes 168 degree, that is the end of first tithi. Then when the distance becomes 156, that is the end of second tithi. When distance becomes 144, that is the end of third tithi. So like this, depending on the distance between the sun and moon, when it varies by 12 degree, that is the duration of one tithi. That is the duration of one tithi. So tithis are not based on the time. Tithis are based on the relative movement of sun and moon by 12 degree. So whenever there is a relative movement by 12 degree, that is the completion of one tithi. Now question is, this variation of 12 degree. There is no fixed time for that. It can be at any time of day or night. It can be in the morning, evening, night, or late in the night also, depending on the movement of sun, moon, and earth actually. So this time is not fixed. So anytime the tithi may start, sometime you see in the morning, sometime in the evening actually. So question is, what is to be done? Because for a layman, it becomes a very difficult thing because he can't move with the panchang and is not concerned with your complications. So what has been decided, whatever is the tithi at the time of sunrise, whatever is the tithi at the time of sunrise, that is declared as the tithi of that day. And that will be indicated in the panchang. That will be indicated in the panchang. So let's say sunrise is at 6 o'clock. And tithi gets over by 6:05. But even then in the panchang, it will be indicated the same tithi actually, whereas the tithi is just getting the over after sunrise. So, but now we know, so we can see the panchang and we can find out the duration of tithi, what time to what time.
And in case we want to do anything during that particular tithi, we can do according to the timing in the Panchang. And that's why you might have seen that also there is always a controversy, because all our festivals, they are based on the lunar calendar only. So whenever there is any festival, maybe Holi, Diwali, Dashara, Raksha Bandhan, always the problem, whether today or tomorrow, whether today or tomorrow. Any but festival. Sir, this confusion has started recently. No, not recently. It is going on from the very beginning. And okay. Recently means you have come to know more because there is a lot of publicity nowadays. Earlier there was no publicity actually. Right. Yes, yeah, sir. But earlier also the same thing was there. Now question is, suppose I want to celebrate Diwali. And Diwali Puja we do in the evening. Let's say whatever is the Muhurat, we are doing in the evening time actually. And suppose Deepavali we celebrate on the Amavasya of Kartik month. Amavasya of the Kartik month. And if I see the Panchang, and Panchang says Amavasya is today as per the Panchang. Whereas this date, this tithi is getting over in the daytime, any time in the day, maybe just after sunrise also, or maybe in the daytime, maybe 12, 1, 2, 3, 4, whatever it is. But now since we know the time of Amavasya, so we will say no, by the evening this Amavasya is already over. So today is not the Amavasya at the time of celebration of that festival. Amavasya was on the earlier day, so I should celebrate on the earlier day. But layman doesn't know all these things. He only sees the calendar, and calendar indicate today is the Amavasya. So naturally he will say, no, I will go by the calendar only. I don't know your problems. So he says, no, calendar indicate Amavasya today, so I will celebrate Diwali today only. So that is the problem. But now, since we know, we are conversant with all these things, so you can decide yourself which festival is to be celebrated when. But this controversy is only because of this principle that in the Panchang, we show that tithi which is prevalent at the time of sunrise, because there's no option also. We can't, how you will show it actually? There's no other system actually. But just because of there's no awareness, so this problem is there. But tithis are very specific. We know, or the people who know, who are learned, they know which tithi is prevailing at what time. So there should not be any confusion actually. But this is only for the layman. This tithi vradhi and tithi shaya we already done actually, because again, this is based on the same principle. We have to see the tithi prevailing at the time of sunrise. So tithi vradhi and tithi shaya, I think leave it. Then I told you that this duration of the lunar month is 29.5306 days. So if we just multiply it by 12, it comes to 354 days. 354 days. Whereas the solar year is of 365 days. English year is of 365 days. It means in 1 year, there is a difference of 11 months. There is a difference of 11 days. A difference of 11 days. And this difference, after a period of 32.5 months, it becomes 1 full month. It becomes 1 full month actually. Just hello. हाँ नमस्कार कार्तिक जी, कैसे हैं बताइए जी. Okay, but he is not joining or? Achha, okay. I think that recording is fine actually. Recording is fine. So, ठीक है. Thank you so much, Kartik. Thank you. So after a difference of 32.5 months, this difference becomes of 1 month. So you see any festival, you already seen that suppose Diwali is on a particular date, let's say 15th of November. So next year you find Diwali is 11 days earlier. Next year again 11 days earlier. So if we go by this simple system, every time the festival will fall 11 days earlier. But in our system, such a beautiful system, such a beautiful calendar, such a scientific calendar, this is not allowed to happen. This happens only in the Muslim calendar, because Muslims also they celebrate festival based on the lunar calendar. But there's no system of adjustment. But we have the system of adjustment between the lunar calendar and the English calendar. So what we do,
after every third year, we add one additional month in the lunar calendar. We add additional month in the lunar calendar. And that month is basically known as Adhik Mas, or we call it Purushottam Mas, we call it Mal Mas. So these are known by these names actually. So every third year, you find an additional month in the lunar calendar. And there's a lot of confusion about that. People keep on saying, okay, this is Adhik Mas, whether it is auspicious or inauspicious. So nothing to do with the auspicious or inauspicious. This is basically a system of adjusting the two calendars. But a lot of myths are there about this. It's not an auspicious month. No, nothing to do with the auspicious or inauspicious. This is just a method of adjusting the two calendars. This is known as Adhik Mas. Similarly, there is a time when we have to reduce 1 month from the lunar calendar. The time also comes when we have to reduce 1 month from the lunar calendar. And that month is known as a Mas 6. एक महीना हमने कम कर दिया, and that year, lunar year is of 11 months actually. But this is a very rare phenomenon. This Mas 6 is a very rare phenomenon. It happened in 1822-23, then 1963-64, then 82-83. So it happens either after 19 years or after 141 years. So it will happen 141 years after this. So this is a very rare phenomena. So this happens either after 19 years or 141 years. Now question is, suppose we are adding, we are reducing also. So this cannot be done at the whims and fancies of individual. There has to be some system, and it's a very scientific system. Which month is to be added and which month is to be reduced. Which month should be declared as Adhik Mas. And principle of that is the month. Month means Purnima to Purnima. So during one Purnima to another Purnima, when the month in which the sun does not make any transit, sun does not change the sign. So that month is declared as a Adhik Mas. So now you see that when you examine all the months, you will find only 1 month in which sun will not make any transit. And that month is declared as a Adhik Mas during that year. Now question is, it will come when? When I say that sun is not making any transit, it means the movement of the sun is very slow. Movement of the sun is very slow. And when that is possible? When the movement of the sun will be slow, when distance between Earth and the sun is the maximum. And when is the distance between Earth and the sun maximum? Which time, which month? June. July. June, July. That is in the month of July. Sun and Earth are the farthest, and in the month of January, it's closest. Very near to each other, nearest to each other actually. So this can happen only around the month of July. This can happen only around the month of July. So that's why you always find that Adhik month is declared a month which falls between April to October each year. April to October after third year. It can't be before April or after October also. So normally it is around July maybe, but sometime it may be from April to October also. But normally July, August, September उसी में आता है ये Adhik Mas. और ये हम थर्ड ईयर ऐड करते हैं, और अभी हमने जो 2020 में ऐड किया था इसको, नेक्स्ट ईयर फिर ऐड करना पड़ेगा. तो 2020 में जो अधिक मास था, that was from this period to this period. Purnima was on this time, 17 September 2020 at 1633, and it remained till 17th October 2020 at 104. This was the duration of lunar month. And if you see the transit of sun during this period, sun entered Virgo sign on 16th. That is before the start of this month, before the start of the month. And it entered Libra on 18th. That is after this month, when this month was over. So during this entire month, there was no transit of sun. Sun remained in the Virgo sign during the entire period. So that's why this month was declared as a Adhik Mas. Month was declared as a Adhik Mas. Now, what about Mas 6, when we have to reduce the month? So what we will do in that case? Just opposite to each other, this
So when sun will make 2 transit, when sun will change sign twice during Purnima to Purnima, that month is reduced from the lunar calendar that year actually. So Adhik Maas is when sun is not making any transit, and Maas 6 is when sun changing the sign twice, just after entering the month and before end of the month. So there are 2 transit of sun at that time, and that happens only when sun and earth are very near. So that can happen only around the month of January. So this is what, so this is what about tithis. So I just wanted to tell you about these tithis. So now we move further. But sir, इस बार ही 2020 में थोड़ा चेंज था ना, जो श्राद्ध के बाद टाइम नहीं मिला। हाँ, क्योंकि इस बार लकीली काफी साल के बाद वो सितंबर में आ गया था। हाँ, तो कुछ तो उन्होंने चेंज करा जो आप अशुभ शुभ का कह रहे थे। हाँ, उसने जो आगे बढ़ा दी थी तारीख श्राद्ध वगैरह की, तो हाँ। एक महीने का डिफरेंस आ गया था। हाँ। तो इसीलिए, क्योंकि लकीली या अनलकीली this fell on in the month of September actually. Okay. So we will examine this Tithi, Var, Nakshatra, Yoga and Karan actually, and let us see details of these actually. Now Tithis have been divided into 5 types of Tithis: Nanda, Bhadra, Jaya, Rikta and Purna Tithi. The 5 Tithi, we have categorized these 30 Tithis into 5 groups. One is the Nanda Tithi, one is Bhadra Tithi, one is Jaya Tithi, one is Rikta Tithi, one is Purna Tithi. And before I do this, you have seen the name of the month also. You have seen the names of month: Vaisakh, Jyeshtha, Ashadh, Shravan, Bhadra. So what the names are based on what? The names of the month. Nakshatra. They are based on the name of the nakshatras. They are based on the name of nakshatras. And there are 27 nakshatra, we know. So we have selected 12 out of 27, 15 we have left. So what is the reason for that? We cannot pick and choose कि चलो इसको इस नक्षत्र के ऊपर बेस कर दो, इसको इसके ऊपर कर दो. We have selected. जब पूर्णिमा नक्षत्र में, मतलब जब मून पूर्णिमा में होता है तब उस वाले नक्षत्र से मंथ का नेम स्टार्ट होता है, ऐसा कुछ? उसका मतलब यह है कि जिस महीने का नाम है वो नक्षत्र जब महीना शुरू होगा तो मून उसी नक्षत्र में होगा, एंटर करेगा उस नक्षत्र। हाँ, जब महीने की शुरुआत होगी. It is such a beautiful, such a scientific, even after adding, reducing, doing all these manipulations, the nakshatra will be same on which the name of the month is based at the time of the start of month. That is the beauty of this calendar. And that's why they have selected those 12 nakshatras out of 27. Whenever the month will start, nakshatra has to be same. Right. Now, we have divided tithis. We have 30 tithi, 15 in Krishna Paksh, 15 in Shukla Paksh. And month starts with the Krishna Paksh. And then we have a Shukla Paksh. Then also one more thing is left actually. We have talked about the benefic and malefic moon also. When the moon is malefic, when the moon is the benefic. So it is said that moon is benefic when the size of the moon is half or more than the half. Size of the moon is half or more than the half. And when the size of the moon is half or more than the half, from Ashtami of Shukla Paksh to Ashtami of Krishna Paksh. At that time, moon is benefic. Otherwise, moon is a malefic planet. So we have a mindset that Shukla Paksh is good and Krishna Paksh is bad. But the fact is, half of the Shukla Paksh is bad and half of the Krishna Paksh is good actually. So we consider, whenever we consider the Muhurat, so we'll try to find out the suitable date when the moon is a benefic planet, because moon is considered a very, very important planet for the purpose of Muhurat. So we have to see those tithis also. The moon is benefic from Ashtami of Shukla Paksh to Ashtami of Krishna Paksh. Otherwise, it is a malefic planet. So these 5 type of tithis: Nanda, Bhadra,
Jaya, Rikta, and Purna Tithi. So name indicates everything about these Tithis. So Nanda is basically first, 6th and 11th Tithi of each Paksh. कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, उसकी पहली तिथि, षष्ठी तिथि एंड एकादशी, 3 तिथियों को हम नंदा तिथि कहते हैं. नंदा जैसे नाम इंडिकेट है, इस prosperity and happiness, and these are supposed to be the very auspicious तिथिज actually. Then भद्रा. कृष्ण पक्ष की तो फिर अष्टमी के बाद हम auspicious नहीं मानते, तो फिर 11. Naturally, that you have to keep in mind actually. तो नेचुरली कृष्ण पक्ष की बात करेंगे तो 1 और 6 ही आएगा, 11 नहीं आएगा. अच्छा, ओके सर. देन भद्रा तिथि. भद्रा इज 2nd, 7th एंड 12th. एक आप ऐड करते चले जाइए इसमें. तो 2nd, 7th एंड 12th. एंड दिस तिथि आर सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी टाइप ऑफ वर्क. Nothing very important or very auspicious type of work. So just like ordinary work, some donation, fasting and all those things, but not we will not do any auspicious work during this particular tithi. Then we have Jaya Tithi. Jaya is 3rd, 8th and 13th Tithi. And as the name indicates, Jaya means victory. So it indicates victory and advancement. कोई भी हम इस टाइप के काम करना है जिसमें हमें जीत चाहिए, सफलता चाहिए, तो we can do during this Jaya Tithis. So Jaya Tithi is 3rd, 8th and 13th. Then Rikta Tithi. Rikta Tithi, as the name indicate, Rikt मतलब कुछ नहीं मिलेगा, खाली है वो. So this is 4th, 9th and 14th Tithi. 4th, 9th and 14th Tithi. And this is only for doing some religious and spiritual work only. So pilgrimage, fast, etc. Basically for religious and spiritual activities only. Then Purna Tithi. Again, wonderful Tithi, Purna Tithi. It means whatever you do, it gets Purn, it gets completed actually. So this 5, 10 and 15. 5th Tithi, 10th Tithi and Purnima and Amavasya, they are basically known as Purna Tithi. What gets completed, you get prosperity during that time. So this is the category in which all the Tithis have been divided. Nanda, Bhadra, Jaya, Rikta, Purna. So depending on the work you want to do, you can select a suitable Tithi, and naturally based on that, moon is benefic, moon should be benefic planet. सर लेकिन फास्ट एकादशी पे ही क्यों रखा जाता है? That is a different reason, but Ekadashi is a good Tithi, it's a wonderful Tithi actually. Okay. Then some Tithis or some part of the Tithi, we call them Pakshrandra or Chidra Tithi, which is not supposed to be the auspicious, because we have seen these Tithis are good or bad Tithi. But even in these Tithis, some portion is not supposed to be a good portion of that Tithi. So we have to avoid that also, even though it is good Tithi, but if that portion which is known as Pakshrandra or the Chidra Tithi, we have to avoid that. For example, in the case of 4th Tithi, it's already Rikta, but at least we have to avoid this first 8 Ghati of that Tithi. We have to avoid that first 8 Ghati of that Tithi. So what is Ghati? You know, I hope. Ghati is 1 hour is equal to 16 parts, sir. Pardon? 16th part of 1 hour, 1 minute. 1 hour is, we have done all these things. 1 hour is equal to 2.5 Ghati. And 1 Ghati is equal to 24 minutes. And day is of 60 Ghati, because 24 hours is equal to 60 Ghati. So 1 hour is equal to 2.5 Ghati, or you can say 1 Ghati is equal to 24 minutes. So first 4 Ghati, first 8 Ghati of 4th Tithi, that has to be avoided. Similarly, in the case of 6th Tithi, Chhati Tithi, although it is a Nanda Tithi, but we have to avoid first 9 Ghati of that Tithi. Similarly, in the case means of, first to 9, not only 9. Means first, means 1, 2, 3, 4, ये सारी घटी. छठी तिथि मान लीजिए स्टार्ट हुई आपकी, राइट? और उसकी पहली 9 घटी, पहली 9 घटी का कितने घंटे हो गए? 4 into 9 minutes. मतलब 1 hour में 2.5 हाँ, पहले जो 3 घंटे कुछ मिनट जो आए 9 घटी के, उसको हमें अवॉइड करना है. That proportion, although this is a good tithi, it's not a bad tithi, but you have to avoid this first 9 घटी of that tithi.
That is the meaning of this. First few अच्छा, hours ये पंचांग में होता है या खुद से ही देखना पड़ता है? कौन सा? देखिए, जितने भी जो मुहूर्त हैं वो पंचांग में निकाले होते हैं हर साल के लिए, हर साल के निकाले हुए होते हैं, तो आपको कहीं कैलकुलेट ज्यादा नहीं करना पड़ता, बिकॉज दिस मुहूर्त आर ऑलरेडी अवेलेबल. बट इन केस देयर इज सम इमरजेंसी और इफ यू वांट टू डू समथिंग ऑन द इमरजेंसी बेसिस, देन यू मे हैव टू कैलकुलेट आल्सो. अनिल जी, रीजन क्या है बिहाइंड दिस? किसका? ये जो है ऑस्पिशियस नहीं है ये वाला टाइम इतना? हाँ, ये रीजन नहीं है. दिस इज मेनली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस ओनली. जो एस्ट्रोलॉजी काफी कुछ जो मुहूर्त वाला सवाल है, दिस इज मेनली बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस. जो भी ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो उनको मिला कि ये पोर्शन ठीक नहीं होता, तो ये उसी के ऊपर बेस्ड है. देन 8th तिथि को देखिए. 8th तिथि इज व्हाट? 14 घटी. फर्स्ट 14 घटी वी हैव टू अवॉइड द 8th तिथि. Similarly, 9th तिथि फर्स्ट 25 घटी. सनराइज से ही होएगा या सनराइज से नहीं, तिथि के स्टार्टिंग टाइम से. ओके. जो भी पंचांग में आपको तिथि का स्टार्टिंग टाइम लिखा हुआ है, उस टाइम से इतनी घटी हमें अवॉइड करना है. तो 9th तिथि का 25 घटी. अगर 12th तिथि है तो फर्स्ट 10 घटी वी हैव टू अवॉइड. और अगर 14th तिथि है तो फर्स्ट 5 घटी we have to avoid. And these are not supposed to be auspicious part of these तिथिस. बाकी और तिथिस में कुछ ऐसा नहीं है सर कि we have to avoid? हाँ, इन्हीं में है और में नहीं है. So vaccination के लिए I selected this जो तीज वाला अक्षय तृतीया वाला डे था, तो I selected for my vaccination. That is the best day, and I was trying to find out why it is the best day. And only this time I came to know that that is the only time, that is the only day. Firstly, it is the Tritiya. Tritiya means what? Jaya Tithi. And that is the only day in the year when sun and moon both are exalted. There cannot be a better date than that actually. So I was really surprised that there is some reason behind all these things. And it's really a rare phenomena. Only it will come once in a year only, when sun and moon are exalted and the date is 3rd actually. So that's why they give so much of importance to this Akshaya Tritiya. They keep on telling कि ये इनका जन्म हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था. That is all mythology. But the fact is कि that is the only day when sun and moon both are exalted, and really a wonderful day. And those who are born on this day, उनका आप सोच लीजिए क्या होगा. सन मून दोनों एक्सॉल्टेड होना तो बहुत बड़ी बात है. So that is the reason why this Akshaya Tritiya has been given so much of importance. सारे योग ऑपरेट होंगे. ये तो मतलब इससे अच्छा तो कोई दिन हो ही नहीं सकता कि सन भी एक्सॉल्टेड है, हमारा सोल भी एक्सॉल्टेड है, मून माइंड भी एक्सॉल्टेड है. तो जो भी आपको डिसीजन लेने हैं उस दिन आप करेंगे तो दे विल बी वंडरफुल डिसीजंस एक्चुअली. इसलिए कहते हैं कि कोई भी काम करना हो, किसी भी तरह का काम करना हो, तो अक्षय तृतीया इज द बेस्ट डे एक्चुअली. एंड इस बार मैंने जो देख रहा था एक्चुअली, मैं वो स्पीकिंग इन द नारद संचार, तो जब मैंने देखा, जब मुझे पता लगा कि तो एक ही दिन होता है साल में जब दोनों एक्सॉल्टेड होते हैं, सन और मून. तो बट वो 3rd को ही क्यों? जैसे मून तो 2 दिन रहता है. 2 दिन होगा, 2 दिन होगा, बट तृतीया जो है वो तिथि बहुत अच्छी है. अच्छा, तृतीया इज वंडरफुल. इट हैपेंस ओनली इन 2 days. जैसे एक महीने की शुरुआत में देखा मैंने 14 अप्रैल के आसपास, और एक महीने के एंड में हुआ एक्चुअली. तो बट तिथि भी तो ठीक होनी चाहिए ना. हाँ, और कुछ जो तिथि को कुछ एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड हैं एज पर जो भी हम लोगों का वेद है, उसमें कुछ तिथियों कहते हैं ये काम नहीं करने चाहिए. जैसे ईटिंग मीट, 8th तिथि को अवॉइड करना चाहिए. 8th तिथि को मीट खाना अवॉइड करना चाहिए. अप्लाइंग ऑयल ऑन द बॉडी, फर्स्ट तिथि, 8th तिथि, 14th तिथि एंड द अमावस्या. देन हेयर कटिंग 14th को नहीं करना चाहिए. सेक्स ऑन न्यू मून एंड द फुल मून. ट्रेवल एंड द फर्स्ट फीड 12th. Lending money on 5th. So these activities are prohibited on these tithis. फिर एक तिथि गंडांत होता है. जैसे अभी कहा हमने कि नंदा जया भद्रा रिक्ता पूर्णा, तो उनका जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, ज्वाइनिंग पॉइंट क्या है?
लास्ट घटी ऑफ पूर्णा तिथि एंड फर्स्ट घटी ऑफ नंदा तिथि। जैसे आपने देखा अभी, ये पूर्णा तिथि की लास्ट घटी और नंदा तिथि की पहली घटी। तो दिस इज द जॉइनिंग पॉइंट ऑफ दिस टू। तो दिस पॉइंट दिस इज नॉट गुड एक्चुअली। तिथि गंडांत हम बोलते हैं उसको, जैसे जो गंडमूल नक्षत्र होते हैं ऐसे ये तिथि गंडांत है। लास्ट घटी ऑफ पूर्णा तिथि एंड फर्स्ट घटी ऑफ नंदा तिथि, so they are not auspicious and we have to avoid that actually, उसको हमें अवॉइड करना है। फिर कुछ तिथियों को कहा कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ डे एंड द तिथि, अगर वार और तिथि का एक कॉम्बिनेशन होता है तो सम तिथिज आर नोन एज दग्धा तिथि, सम आर नोन एज विष तिथि, सम आर नोन एज हुताशन तिथि। ऑल these three are bad actually, they are not good for any type of auspicious work. So if it is Sunday and the tithi is 12th, this is dagda tithi. If it is Sunday, tithi is 4th, so it is a vish tithi. So even it may be nanda, jaya and all those things, but if there is a combination of this the day and the tithi, then it has to be avoided. So you find that combination is given for each day. So these are to be avoided under all circumstances. If you do anything, then you find a lot of problems and hurdles. Then also sandhi kal of day and night and day. तो इसमें it means for example Sunday 12th तिथि को जब भी संडे आएगा तो that we will not consider as auspicious. अगर संडे को 12th तिथि पड़ती है। ऐसे ही जैसे फ्राइडे को अगर अष्टमी है, हाँ, अगर फ्राइडे के दिन अष्टमी पड़ रही है तो वो तिथि अच्छी नहीं है कोई शुभ काम करने के लिए, तो उसको हमें अवॉइड करना पड़ेगा, उसको हम मुहूर्त के लिए सेलेक्ट नहीं करेंगे। पर मान लीजिए दुर्गा अष्टमी पड़ गई तो वो, देखिए जो स्पेशल फेस्टिवल हैं उनमें ये लागू नहीं होता। ये जो इस टाइप की चीजें हैं जैसे नवरात्रि हुआ, ये जैसे आपने देखा होगा विजयादशमी का दिन होता है, दशहरे का दिन, अक्षय तृतीया का दिन होता है, इन चीजों को ये सब चीजें नहीं देखी जाती। अक्षय तृतीया को मान लो 3rd तिथि पड़ जाती है, वेडनेसडे को पड़ जाता है मान लो, तो हम ये नहीं कहेंगे खराब है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वेडनेसडे के दिन पड़े अक्षय तृतीया, तो हम ये नहीं कहेंगे वो तिथि खराब है, बिकॉज वो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो अलग है। जैसे हम कहते हैं जब योग किसी हॉरोस्कोप में होते हैं तो दे सुपरसीड द नॉर्मल पोजीशन ऑफ प्लैनेट। तो ये ऐसी जो स्पेशल डे होते हैं उसमें फिर ये नॉर्मल चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी उनके लिए। तो अब जैसे अक्षय तृतीया हुआ, विजयादशमी हुआ, बसंत पंचमी हुआ, इसमें कोई थोड़ी देखते हैं हम कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है। उसको तो कहा कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, स्वयं सिद्ध नक्षत्र मुहूर्त बोलते हैं उसको, कि उसमें कोई हमें देखने की जरूरत नहीं है कुछ भी जो है। तो इनमें क्या डिफरेंस है? ये दग्ध, विष, हुतांश। हुताशन means fire actually. This is bad, this is poison. So all these come in the bad category actually. जिसमें कहते हैं कि अगर कोई भी आप काम करेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी आपको, you will have to face a lot of problems. सर जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी हमारी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग वगैरह कुछ हो और वो उसको स्केड्यूल करना हमारे हाथ में नहीं है, हमें सामने से इनविटेशन है तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो हम ये मान के चले फिर हमें उस मीटिंग से कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आएंगे? बिल्कुल चांसेस हैं कि देखिए एक तिथि कोई कंसीडर नहीं करना हमें, देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। जैसे हम कहें कि एक प्लैनेट हमारा खराब है तो पूरा हॉरोस्कोप थोड़ी खराब हो गया। एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इन द मुहूर्त, वी आर trying to find out the best combination of these 5 things, not one thing. Suppose तिथि is bad but other 4 things are very good, तो वो खराब थोड़ी होगा फिर। अनिल जी हम डे 24 आवर्स का लेंगे क्या संडे? हैं जी, डे संडे 24 आवर्स का लेंगे क्या, मॉर्निंग टू इवनिंग देंगे खाली? नहीं, अगर वो तिथि के दौरान संडे को मान लो 12 तिथि है, तो जो भी 12 तिथि का ड्यूरेशन होगा संडे के दिन वो पीरियड ठीक नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि संडे दोपहर में तिथि चेंज हो रही हो, 12 से 1 हो जाए, 12 से 13 हो जाए मान लीजिए। मानो तिथि रात को 11 बजे चेंज हो रही है तो 11 बजे तक ठीक नहीं है। हाँ, तो 11 बजे तक का टाइम ठीक नहीं है। मान लीजिए संडे को सुबह जब सनराइज हुआ वो तिथि 12 चल रही थी और रात को 11 बजे तक 12 तिथि रहती है, तो मतलब 11 बजे तक का टाइम ठीक नहीं है। इसका दूसरा भी हो सकता है कि सनराइज के टाइम 12 तिथि थी और दिन में खत्म हो गई मान लीजिए 12 बजे वो तिथि, तो 12 बजे तक का ही टाइम खराब हुआ, क्योंकि 12 बजे के बाद तो तिथि चेंज हो गई, फिर 12 तिथि नहीं रही। तो
So this is Sandhi Kal. Sandhi Kal means Sandhi of day and night and day. That is जब sunrise होता है उस टाइम और जब sunset होता है उस टाइम का जो थोड़ा सा पीरियड है उसको भी हमें अवॉइड करना है. तो ठीक है, आई थिंक विल कंटिन्यू विद दिस. अब आप कोई एनी क्वेश्चन यू हैव? तो इसका मतलब तो ये है सर कि अक्षय तृतीया पे कोई भी काम हम शुभ काम कर सकते हैं. कोई भी काम करिए. इट्स अ वंडरफुल डे. एंड नॉट ओनली काम, कोई डिसीजन भी लेना है आपको लाइफ का, आप लीजिए उस दिन. दे कैन नॉट बी बेटर देन दैट एक्चुअली. तो राहु काल पर अवॉइड करना चाहिए. ये तो लर्न अक्षय तृतीया के दिन कोई राहु काल नहीं चलेगा. अच्छा. हाँ सर लेट हो गए लेकिन हम लोग. हाँ जी. एक हफ्ता 10 दिन से लेट हो गए. अगले साल का वेट करना पड़ेगा. हाँ, नेक्स्ट ईयर कम से कम ध्यान रख सकते हैं. सर एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज, मून और सन दोनों कैसे एक्सॉल्टेड होते हैं? देखिए उस दिन पंचांग देखिए. अच्छा. पंचांग देखिए. सर सन तो एरीज में होगा और मून जो है वो टॉरस में होगा. ओके ओके ठीक है. कौन सी तारीख थी अक्षय तृतीया की? 14th of May. 14th May. अब देखिए 14th May के दिन जो है सन इज इन द एरीज साइन एंड मून इज इन द टॉरस साइन. राइट. दोनों एक्सॉल्टेड हैं. और मैंने देखा कुछ लोगों का बर्थ भी इस तिथि में हुआ है. देन आई रियलाइज्ड कि दैट इज बिकॉज़ बर्थ हैज टेकन प्लेस ऑन अक्षय तृतीया. देयर हॉरोस्कोप इज रियली वंडरफुल हॉरोस्कोप. राइट. क्योंकि जब दो प्लैनेट एक्सॉल्टेड हो गए, सन मून टाइप के प्लैनेट, फिर आपको क्या चाहिए? फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं लाइफ में. और इनमें से कोई एक लग्नेश हो गया तो हो गया काम. कुछ भी हो, मैं कहता हूँ लग्नेश हो, कोई भी हो, बट सन एंड मून आर सच एन इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स. सर अभी जैसे लोग आजकल अपनी डिलीवरी डेट खुद प्लान कर लेते हैं सर्जरी के थ्रू, सिजेरियन वगैरह के थ्रू. तो सर वो जो बेबी बॉर्न होगा उसका हॉरोस्कोप सपोज बहुत अच्छा है या किसी ने अक्षय तृतीया के दिन ही प्लान किया, तो ये तो सर एक नेचर के रूल के साथ मैनिपुलेशन होगा. देखिए आप ये देखिए कि यू कांट प्ले मच. थोड़ा सा कभी कभी पॉसिबल होता है और ज्यादातर केसेस में पॉसिबल भी नहीं होता. I've tried many cases. या तो अभी 2-3 केस है वो डिलीवरी पहले हो गई अपने आप ही, जो है सिजेरियन की जरूरत ही नहीं पड़ी. कुछ केस में वो डॉक्टर नहीं आया टाइम से, कुछ और प्रॉब्लम हो गई. तो कुछ केसेस में है जहाँ मेरे ख्याल में पॉसिबल होता होगा, मे बी सम फ्यू आवर्स यू कैन प्ले. और जहाँ वो भी अगर पॉसिबल नहीं है तो वो भी पॉसिबल नहीं होता. बहुत ज्यादा डिफरेंस आप नहीं कर सकते. डेस्टिनी को कोई चेंज नहीं कर सकता. बिल्कुल. जो कर्म है आपके, उनको कर्म को आप थोड़ी चेंज कर देंगे. बिल्कुल सर. नरेश जी आप नहीं बोल रहे कुछ भी? सर एक दृष्टि से देखा जाए तो कर्म भी एग्जॉस्ट तो होना अच्छा है, जितना अकाउंट है क्लियर हो जाए. वो तो कहते ही है कि कर्मों का क्षय होना चाहिए, कर्मों का जो खत्म होने चाहिए. दैट इज मोक्ष. जी. सर अगर अभी आप अलाउ करो तो सर कोई 5 मिनट के लिए एक बार जगन्नाथ होरा पे दिखा दे, ये वार्षिक वाला कैसे देखना है. क्या देखना है? सर एनुअल होरोस्कोपी. हाँ अभी देखा था ना. इन जगन्नाथ होरा. नहीं वो मुझे नहीं पता, आप विदित से पूछिए, मैंने ट्राई नहीं किया. हाँ कोई और स्क्रीन शेयर करके बता सकते हैं तो. विदित बता सकते हो? अभी स्क्रीन शेयर कर ली है उन्होंने. आई थिंक अंजलि जी ने शेयर की है स्क्रीन. मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, आप करो. एक मिनट, एक सेकंड. बना दिया आपको, आप करो. एक सेकंड. ये लास्ट में गुड. ये लास्ट में यहाँ पे यहाँ पे इधर था.
अच्छा, ये उसी में है जो हाँ ताजक, ये ताजक चार्ट के अंदर में। नहीं, ताजक चार्ट हम कैसे जाएंगे? ये ऊपर है सर, यहाँ पे मेन है मेन्यू में ट्रांजिट, चक्र, बेसिक्स, बेस स्ट्रेंथ, दशा, ट्रांजिट एंड ताजक। अच्छा। ऊपर। और ताजक के बाद में फाइंड ईयर डालोगे, और यहाँ फाइंड ताजक चार्ट किया इस जगह पे हमने, और यहाँ पे आपके लास्ट में मुंथा यहाँ पे दिखाई दे रहा है लास्ट में। अच्छा ठीक है, मुंथा तो आ गया। और कह रहे थे वर्षेश नहीं आ रहा। वर्षेश कह रही थी ना, नहीं आ रहा वर्षेश। हाँ जी सर, वर्षेश नहीं मिला कहीं यहाँ। वर्षेश नहीं है सर, वर्षेश नहीं है। नहीं होगा, कहीं ना कहीं होगा। ढूंढा था काफी, गूगल करके भी देखा, कहीं मिला नहीं, क्योंकि सारे बल तो दिए हुए हैं इसमें। हाँ, पंचवर्गीय बल भी दिए हुए हैं सर। हो सकता है कि दे माइट बी सेइंग कि अपने आप डिसाइड करो, अपने आप डिसाइड। हाँ राइट दैट मे बी द रीजन, बिकॉज़ बल आपको दे दिया तो आप डिसाइड करो। और इसमें दशा सर ये वाली लेनी है, मुद्दा विंशोत्री लेनी है ना हमें, तो ये वाली है, ये मुद्दा विंशोत्री, ये वाली। वो पूरा नाम तो नहीं लिखा, सिर्फ मुद्दा लिखा है। हाँ, तो ये मुद्दा विंशोत्री लिखा है ना, ऊपर लिखा हुआ है, उसी स्क्रीन पे आ जाता है दशा वाले स्क्रीन। बिल्कुल। अच्छा, एक इसमें वो सहम भी दिखा सकते हैं, आप कहाँ से आते हैं। सहम है इसमें? सहम नहीं मिला। हाँ जी, सहम किस जगह पे है? ये ऊपर है ना, जो ऊपर वाला मेन्यू है, जो आइकन्स बने हुए हैं, डेटा लिखा है जहाँ, डेटा के बाद 1 2 3 फोर्थ वाला जो एसपी लिखा है ना, SPKH लिखा है, ये एग्जैक्टली। हाँ, ये सहम वाला आप रेडियो बटन क्लिक कर लीजिए, इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लैनेट के नीचे वाला सेकंड ऑप्शन। हाँ, इसको ये सहम जो है, राइट। तो आपके चार्ट में स्पेशल पॉइंट लिखा हुआ आ जाएगा, सारे चार्ट वेरी गुड एक्चुअली, सारे हैं यहाँ। हाँ, तो सब अवेलेबल तो है इसमें। और एक बार ओके करना, एक बार ओके करना विदित, आप एक बार ओके करना। कहाँ पे लिखा है इसमें ना एसपी लिखा हुआ आ जाएगा। इसमें अगर आप देखेंगे, जैसे जो सारे ग्रह दिखा रहे हैं, में लिखा होगा ना, आ जाइए, चार्ट में आ गया होगा ना, चार्ट में लाइट आता है, सब वो दिखता नहीं है अक्सर। तो आप ये ग्रह जहाँ लिखे हैं ना सारे प्लैनेट्स, उसमें ये है ना ताजिक एनुअल जो है ये, इसमें मुंथा, इसमें लिखा है मुंथा, देखिए। नहीं, ये राइट में सर, जो एक्सट्रीम राइट में जो सारे प्लैनेट्स हैं, उनमें नीचे पुण्य सहम। हाँ, वो तो उस जगह पे एक बार स्क्रॉल करिए, तो स्पेशल पॉइंट आ रहा है ना सबसे नीचे। हाँ, ये पुण्य सहम हमने सेलेक्ट किया था, यहाँ से। अच्छा, ये स्पेशल पॉइंट वो पुण्य सहम। हाँ, जो भी आप सहम सेलेक्ट करेंगे वो स्पेशल पॉइंट के नाम से आ जाएगा। आइसिस आ गया, राइट। सारे हैं। ठीक। और एक इसमें त्रिपताकी चक्र भी आ जाता है। हाँ, राइट सर, वो त्रिपताकी चक्र तो मैंने देखा था कि ये उसी का ही सेम दिखा देते हैं। इसी में सबसे फर्स्ट वाले टैब में है चक्रास, जो लिखे हैं चक्रास, बेसिक से पहले। हाँ, इसमें लास्ट। अच्छा, ये आ गया ना, ठीक तो आ गया। हाँ जी सर। असेंडेंट मून इसमें, बट ये D1 का दिखाया ना त्रिपताकी। हाँ, ये तो D1 का ही आ गया। फ्रॉम लगना इन D1, तो कौन सा लेना है सर? नहीं, ये जो चार्ट है इसमें आई थिंक आप ताजक में जाके चार्ट जनरेट करके देखेंगे तो शायद आ जाए। उसमें उस साल का करना पड़ेगा ना हमें। फाइंड ताजक चार्ट के बाद शायद करें तो आ जाए। ईयर का देखना पड़ेगा, यहाँ पे ईयर से लिखते हैं। हाँ, ईयर के हिसाब से करना पड़ेगा। मंथ क्यों चेंज करेंगे? मंथ तो जब वो एंटर किया है सन सेम उसमें वही मानेंगे। ईयर एंटर किया तो अपने आप आना चाहिए ना, वो तो डेट। हाँ, वो तो अपने आप कंसीडर करेगा। हाँ जी सर, वो अपने आप आ जाती है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाती है। तो नहीं आ जाएगा शो मिक्स्ड ताजक नेटल चार्ट? इसमें वो ट्रांजिट टाइप का दिखा देता है, ताजक और नेटल दोनों इकट्ठे एक साथ दिखा देता है। एक सर ये वाला है यहाँ पे, फाइंड ताजक सनराइज चार्ट। हाँ, ये नहीं पता सर, ये क्या है? दो, हाँ, ये ताजक है, ये ताजक के हिसाब से। ये ताजक एनुअल सनराइज, ये अलग है कुछ। मुंथा तो सेम ही आया, इसमें मुंथा देखा था, मुंथा तो सेम ही आया था इसमें। बट प्लैनेट की पोजीशन अलग अलग आती है दोनों में। हाँ, प्लैनेट की पोजीशन अलग है। ये इसमें वो है आपका सनराइज चार्ट है कि सन को फर्स्ट हाउस मानते हो। कुछ और तो नहीं आया नीचे? राइट, सन वीनस लग्न में आ गए थे सनराइज।
नहीं वैसे देखो, और उसमें दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। हाँ, एक सेकंड। मुझे लगता है कि वो सन को फर्स्ट हाउस माना होगा बस, और कुछ नहीं। सही कह रहे हैं सर आप। हाँ राइट सर, राइट। बस वो सन को फर्स्ट हाउस मान के किया होगा। सन को फर्स्ट हाउस मान के किया होगा। हाँ, क्योंकि डिफरेंट लोग प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग तरीके से, तो सम पीपल करते होंगे ऐसे। बट हमें त्रिपताकी सही नहीं आ रहा। हाँ जी, त्रिपताकी सही नहीं आ रहा ना। त्रिपताकी भी उसी ईयर का आना चाहिए। कैसे इसमें कुछ ऑप्शन होना चाहिए, त्रिपताकी में भी होगा। एक बार आप चक्रास में जाके वहाँ पे राइट क्लिक करके देखना, यहाँ पे नीचे राइट क्लिक करके कुछ हो रहा है। नहीं, चार्ट के ऊपर नहीं आ रहा। चार्ट पे ओके क्या है चार्ट पे? शो सेहम्स आ रहा है कुछ। स्पेशल सेहम्स बेस्ड चार्ट टू बी यूज्ड फॉर प्लैनेट्स, डिविजनल चार्ट्स है। तो किस उस पे होना चाहिए सर ये? उस साल का आना चाहिए ना, अलग आना, उस साल के लिए आना नहीं होगा। कोई ऑप्शन होगा जरूर। हाँ, काफी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए इसमें जी। करिए आप लोग, हो जाएगा। एक बार आप पंचवर्गीय बल पे क्लिक करेंगे प्लीज, ताजक चार्ट में। तो सर इसमें ना ये सारे प्लैनेट्स का ही दिखा देता है। तो इसमें हमें फिर खुद से ही निकालना पड़ेगा जो आई थिंक ये वापस शिफ्ट हो गया स्ट्रेंथ के ऊपर में। यहाँ से अगर हम ताजक में किया भी पंचवर्गीय बल के अंदर में, ये पंचवर्गीय बल है। हाँ राइट। हाँ, तो इसमें तो सबका ही दे रखा है, सबका दे दिया। तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एनुअल हॉरोस्कोप के हिसाब से कौन सा रेलेवेंट है, तो उसके हिसाब से डिसाइड। सर और जो ये नीचे योगा वगैरह लिखे हैं ये एनुअल चार्ट के, तो ये एप्लीकेबल होंगे उस साल? जो ताजिक योग ही हम कंसीडर करते हैं, तो ताजिक योग है वाले नहीं करेंगे। ये तो नॉर्मल अपने वैदिक वाले योग, ये नॉर्मल है, पूरे बर्थ चार्ट के हिसाब से आ रहे हैं सारे वाले। अच्छा, बट एनुअल में तो हम सिर्फ ताजिक योग ही कंसीडर करते हैं। ओके सर। एक ये आया था शो मिक्स्ड वाला, यहाँ पे मिक्स ताजक नाइट्रल चार्ट। लगन जो हमारा बेसिक चार्ट है और वो ताजिक का कॉम्बिनेशन। ये हाँ, ये आउटर, इसमें दो है, आउटर एंड इसमें ताजक योग भी होते हैं। नहीं, तो नवांश और राशि लिखा हुआ है ना सर। आउटर इनर नवांश राशि है, लेकिन आउटर इनर नाटल। आउटर इज नवांश एंड इनर इज राशि चार्ट। सर इसमें कोई भी दो चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, इवन ट्रांजिट और नेटल वाला भी, या ताजिक और लग्न चार्ट, कोई भी दो सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा सॉफ्टवेयर है काफी है। हाँ जी सर। तो वो ट्रांजिट बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है इससे कि किस हाउस किस प्लैनेट के ऊपर कौन सा जा रहा है। करेक्ट। इसमें ऊपर व्यू में जाके भी आता है टू वर्गास टुगेदर। आया नहीं, सेलेक्ट करना पड़ेगा। आई थिंक इस पे राइट क्लिक करके आ जाएगा शायद। नो, मिक्स टू वर्कर्स यहाँ पे आया केवल। नहीं, योगा सर ये तिथि प्रवेश क्या चीज होती है सर? तिथि का टाइम होगा और क्या होगा? इसमें भी कुछ चार्ट जनरेट होता है सर, जैसे ताजक वाला होता है। देखो क्या है, फाइंड तिथि प्रवेश चार्ट। आपको कोई पर्टिकुलर इसमें फाइंड तिथि प्रवेश। एक्चुअली मैं इसको एनुअल चार्ट लेके समझ रही थी, यहाँ पे लिखा भी है ये एनुअल चार्ट। I thought this is the annual charts. चलिए ट्राई करिए और पता लगेगा, और रिसर्च करेंगे तो आप लोग। थैंक यू अनिल जी। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर। प्रणाम।